फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ प्लस IT पर। और हम बात कर रहे थे NCERT 12th मैथमेटिक्स की चैप्टर 3 यानी मैट्रिक्स की आयु हम पढ़ रहे थे। और आयु की सामान्य जानकारी यानी मैट्रिक्स की हमने बेसिक नॉलेज आपको दे दी थी। आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1। इसमें हमने जो कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा उन सब के बारे में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे यानी क्वेश्चंस देखेंगे उनके। तो हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको स्टडी अच्छी लग रही है और आप कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बेल आइकन है उस पर ऑल प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयु ए, एक मैट्रिक्स ए मिली है, उस मैट्रिक्स ए के लिए ज्ञात कीजिए आयु की कोटि। कोटि क्या होती है? पंक्ति और स्तंभों की संख्या को हम कोटि के रूप में लिखते हैं। कोटि लिखी जाती है पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या, ये गुणा के चिन्ह को बाई के रूप में हम बोलते हैं। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है आप काउंट कीजिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पर m का मान तो 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो यहाँ स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या 4 है। तो आपके पास इस मैट्रिक्स की कोटि मिलेगी 3/4। आप इस प्रकार से इसे लिखेंगे और बोलेंगे क्या? 3/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला पार्ट था उसके लिए तो हमें आंसर मिल गया, आयु की जो कोटि है वो 3/4 होगी। सेकंड में कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या है वो कोटि में जो संख्याएं हैं आपके पास पंक्ति स्तंभ उनके गुणा के बराबर होती है यानी 12। तो ये आपके पास अवयवों की संख्या आ जाएगी। तो अवयवों की संख्या इस मैट्रिक्स में 12 है, आप काउंट करके देखेंगे। इससे अच्छा आप क्या करें, मैट्रिक्स की जो कोटि है उस कोटि को मल्टीप्लाई कर लीजिए यानी पंक्ति स्तंभों को गुणा कर लीजिए। थर्ड नंबर पे कहा जा रहा है कि A13, A21, A33, A24 और A23 इन अवयवों को ज्ञात कर दीजिए। तो देखिए ये आपके पास पहली पंक्ति है यानी R1, ये आपके पास दूसरी पंक्ति है R2 और ये आपके पास तीसरी पंक्ति है। ऐसे ही ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है और ये चौथा कॉलम है। तो अब देखिए सबसे पहले पूछा गया A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। A13 आप देखिए पहली पंक्ति है ये और इसका तीसरा स्तंभ कितना है? 19। तो आपके पास आंसर हो जाएगा 19। फिर पूछा गया A21 दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। दूसरी पंक्ति आपके पास ये है और इसका पहला स्तंभ है ये, तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी कितनी? 35। ऐसे ही A33 यानी इस मैट्रिक्स में तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, ये आपके पास तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, किस पे आके काट रही है? -5 पर। तो आपके पास A33 कितना होगा? -5 होगा। और नेक्स्ट पूछा गया है वो है A24 यानी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति है और ये चौथा स्तंभ है, तो संख्या आपके पास यहाँ पर 12, तो ये A24 अवयव हो गया 12। ऐसे ही एक और पूछा गया A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ, तो संख्या मिली है 5/2, तो ये एलिमेंट हो गया 5/2, ठीक। तो ये तीसरा भी हो गया आपके पास। आ रही है समझ में क्या करना है? पंक्ति स्तंभों के बारे में जान गए होंगे कि क्षैतिज रूप में इस प्रकार से लिखी गई ये संख्याएं पंक्तियां कहलाती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से लिखी गई संख्याएं हैं वो स्तंभ या कॉलम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या मिली है, क्वेश्चन नंबर 2, अवयवों की संख्या है वो आपके पास 24 है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में उदाहरण भी करवाया था। अवयवों की संख्या 24 है तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी? 24 को हम दो संख्याओं के गुणा में चेंज कर देंगे, तो हम इसे 1 × 24 या आप इसे 2 × 12 या आप इसे 3 × 8 या आप इसे 6 × 4 या फिर आप उल्टा लिख सकते हैं इसको 4 × 6 या 3 × 8 या 12, 3 × 8 नहीं, 8 × 3, 3 × 8 तो पहले लिख चुके हैं, 8 × 3 या 12 × 2
या फिर आप इसे 24 गुणा 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये संभावित सभी कोटियां हैं, यानी इस प्रकार से मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं। तो इन मैट्रिक्सों की संभावित कोटियां हैं, यानी कुल मिलाकर के आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं विभिन्न भिन्न कोटियों की, कुल मिला के आपके पास ये 8 मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, कहता है यदि इसमें अवयवों की संख्या 13 हो, यदि अवयव कितने हो, अवयवों की संख्या 13 हो, तो इस कंडीशन में 13 के लिए अभाज्य गुणनखंड होते नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर संख्याएं केवल 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1 इसी प्रकार से लिखी जा सकती हैं। तो आपको इसको 1/13 और 13/1 केवल 2 ही प्रकार के आपके पास कोटियाँ होंगी। तो इन संभव कोटियों में मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। एक आपके पास पंक्ति मैट्रिक्स है और दूसरी आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन के बाद हम तीसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में कहता है किसी अवयव में 18 अवयव हैं। अब की बार कितने अवयव हैं, 18 को आप, तो इनकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है मैट्रिक्स की। तो 18 को हम चेंज करेंगे, दो संख्याओं के गुणाज के रूप में लिखेंगे। तो 1 गुणा 18 हो सकता है, 2 गुणा 9 भी हो सकता है ये, इसके अलावा 3 गुणा 6 हो सकता है। बस केवल संभावित इतनी स्थितियां हो सकती हैं। तो हम इनका उल्टा भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 3, 9 गुणा 2 भी हो सकता है, या 18 गुणा 1 भी हो सकता है। तो ये संभावित कोटियां हैं जिसमें इस मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। कहता है इसमें यदि अवयवों की संख्या 5 हो, यदि अवयव कितने हो, यदि अवयवों की संख्या 5 हो, तो 5 एक अभाज्य संख्या है। तो कोटियां हमारे पास केवल 2 ही प्रकार की बन सकती हैं, या तो होगी 1/5 या 5/1। तो यहाँ संभावित 2 प्रकार की मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स बन सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। चौथे में कहता है एक 2/2 आव्यूह किस क्रम का है, 2/2 क्रम का आव्यूह है ए, जिसको aij के रूप में लिखा गया है। इसकी रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। नंबर 1 कह रहा है aij जो एलिमेंट्स है, अवयव है मैट्रिक्स का, वो i प्लस j के होल स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। देखिए 2/2 क्रम का आव्यूह है ए का ऑर्डर है 2/2। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो a11, a12, a21 और a22 के फॉर्म की होगी, यानी 2/2 क्रम की। सही है, 4 एलिमेंट्स बनेंगे इसी प्रकार से बनेंगे। 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, सीधी सी बात उसने खुद ने कही है कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इसी प्रकार की बनेगी। अब हमें ये चारों एलिमेंट्स निकालने हैं। तो आपके पास मान है aij का, i की जगह पर भी 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे। तो a11, तो i और j की जगह 1 पुट कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे 2, तो हमारे पास मान 2 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे a12, इसका मतलब है i की जगह 1 और j की जगह कितना रखा गया 2, और इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो हमने भी स्क्वायर कर दिया है, बटे में 2, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी 9/2। ऐसे ही फिर हम निकालेंगे a21 को ज्ञात करेंगे तो i की जगह पर 2 और j की जगह 1 और वही होल स्क्वायर और बटे में 2, तो सेम वही माना जाएगा 9/2 जो आपके पास a12 में आया था। नेक्स्ट होगा a22, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, तो i का मान 2, j का मान भी 2, इसका होल स्क्वायर और नीचे बटे में 2, तो ये 4 का स्क्वायर और बटे में 2, या कहें तो 16/2 यानी 8। तो हमारे पास सारे अवयव आ गए। तो आपके पास मैट्रिक्स ए 2/2 क्रम की होगी, वो क्या बनेगी, 2 सेकेंड अवयव मिला था 9/2, थर्ड मिला था 9/2 और फोर्थ मिला था हमें 8। तो ये मैट्रिक्स हो गई है 2/2 क्रम की, जो कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग है। सेकंड है हमारे पास aij इक्वल टू i/j। सेकंड में आपके पास जो अवयव है aij वो है i बटे में j के रूप में, यानी पंक्तियों की संख्या बटे स्तंभों की संख्या। तो यहाँ भी 4 ही बनेंगे। a11 निकालेंगे तो 1/1 यानी 1, a12 निकालेंगे तो पहले पंक्ति और फिर नीचे स्तंभ तो 1/2, a21 निकालेंगे तो पहले पंक्ति नीचे स्तंभ तो ये 2 हो जाएगा, और a22 की बात करेंगे तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। i और j के मान ही रखने हैं मात्र। तो ये आपके पास अवयव आ गए। इसलिए इस क्रम में ये मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, इस अवयवों को लिखें तो सबसे पहले 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 2 आया और फिर से 1 आया। ये हमारे पास 2/2 क्रम की मैट्रिक्स होगी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब अवयव i/j के रूप में लिखे जाएंगे। तीसरे की हम बात करते हैं तो एक और रूप में आपके पास मैट्रिक्स पूछी गई है जिसमें aij है
वो i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2 है, तो पहले जैसा ही है, बस 2j हो गया है i प्लस j की जगह पर, यानी aij में जो मान था पहले में i प्लस j था, अब हो गया 2j, बाकी सेम होल स्क्वायर और बाई 2 एज इट इज है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे a11 का मतलब है i की जगह 1 और 2 गुणा j की जगह भी 1, इसका होल स्क्वायर और बटे में 2, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर बटे 2, इट मीन्स 9/2। फिर हम निकालेंगे a12, यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, तो i की जगह पर 1 रहेगा, j की जगह पर 2 आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर करना है हमें और बटे में 2, तो ये जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बटे में 2, यानी 5 का स्क्वायर बटे में 2, या कहें तो 25/2। नेक्स्ट a21 निकालेंगे तो i की जगह पर 2 रखेंगे और j की जगह पर 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और बटे में 2, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे में 2, यानी 16/2, मान मिला 8। और ऐसे एक अंतिम एलिमेंट्स a22 निकालेंगे तो i की जगह 2 और j की जगह पर भी 2, इसका होल स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 का स्क्वायर बटे 2, यानी 36/2, तो ये मान आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, इसलिए मैट्रिक्स ए क्या बनेगी इस कंडीशन में। पहला एलिमेंट हमारे पास आया था 9/2, दूसरा हमारे पास आया था 25/2, तीसरा हमारे पास आया था 8 और चौथा हमारे पास आया था 18। तो ये आपके पास एक 2/2 क्रम की मैट्रिक्स आ गई है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे आप बना सकते हैं, मैंने सारे ही करा दिए हैं। अब पांचवें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये 3/4 क्रम की एक आयु है, यानी मैट्रिक्स है, उसकी रचना आपको करनी है। तो ये मैट्रिक्स ए बनेगी क्या, जिसमें 3 तो पंक्तियां होंगी और आपके पास 4 स्तंभ होंगे। तो पहली पंक्ति में A11, A12, A13 और A14 तक, 4 मतलब चौथा स्तंभ। फिर दूसरी पंक्ति पे आएंगे तो A21, A22, A23 और A24 और तीसरी पंक्ति पे आएंगे तो A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 और A34। इस प्रकार से कुल मिला के 12 एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो जैसे चौथा क्वेश्चन हुआ है उसी प्रकार से आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड निकालने हैं। दोनों लगभग एक जैसे से हैं। फर्स्ट में थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ मोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मोड। तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, यहाँ आपके पास सभी संख्याएं पॉजिटिव आएंगी, एक भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो आप करने की कोशिश करें। मापांक आपने पढ़ा है तो धनात्मक करते चले जाना, मान पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है, कोशिश करें, नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छठे में कह रहा है कि निम्न समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला आपके पास यहाँ पर है 4, 3, x, 5, एक मैट्रिक्स ये है, और इसी के समान मैट्रिक्स दूसरी मिली है y, z, 1 और 5। जब दो मैट्रिक्स बराबर लिखी गई हूँ, समान लिखी गई हूँ, तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो संगत अवयव समान होंगे तो 4 बराबर होगा किसके, y के। तो हम 4 को y के साथ बराबर लिख देंगे, तो 4 बराबर y आपके पास पहला मान आ जाएगा। ठीक, जैसा पूछा गया था। सेकंड, 3 बराबर होगा z के, तो 3 बराबर z आपके पास दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा, x बराबर होगा 1 के, x के संगत अवयव 1 है, तो x बराबर 1, ये आपके पास तीनों आंसर आ जाएंगे। चौथा तो 5, 5 बराबर है ही। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड में क्या कह रहा है, x प्लस y 2 और 5 प्लस में z और x y इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स है 6, 2, 5, 8। ये मैट्रिक्स भी समान है, तो यहाँ से भी x और y का मान पूछा गया है, तो हम तुलना करेंगे। यहाँ पर पहला अवयव पहले संगत अवयव के साथ बराबर होगा, तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 होगा, और बाकी 5 प्लस z है वो 5 के साथ बराबर होगा। और इसके अलावा एक्स वाई चौथा जो अंतिम एलिमेंट है वो 8 के इक्वल होगा। ठीक, अब यहाँ से एक इक्वेशन की हम यहाँ पे बात करें यहाँ, तो यहाँ से आपके पास z की वैल्यूज़ तो आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी, 0। बचता है क्या, x और y। इनको हम सरल करेंगे, y का मान हम निकालेंगे तो वो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 8/x। इस मान को उठा के इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में रख देंगे, तो आपके पास x प्लस वाई की जगह पर 8/x और बराबर में 6।
सरल करेंगे एलसीएम लेकर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8 और बराबर में 6x, नीचे एलसीएम x आएगा, ये x 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमने 6x लिख दिया है। या फिर आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 8 इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। या फिर आप यहाँ इसे एक साथ लिखना चाहें तो गुणनखंड करेंगे हम, तो इसे सरल करने के लिए गुणनखंड करेंगे, माइनस के 2x माइनस के 4x और प्लस में 8 बराबर 0, तो ये x माइनस 2 और x माइनस में 4 आपके पास दो गुणनखंड बन जाएंगे। तो यहाँ से x के आपको दो मान मिलेंगे, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास एक और पार्ट, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स जेड, इसके अलावा वाई जेड। मैं लिखूँ पहले इसे। थर्ड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस में जेड और y प्लस में जेड। ये शायद आपके पास एक तरफ की मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स है, सभी अवयव एक एक ही हैं, प्लस के द्वारा लिखे हुए हैं, और 9, 5, 7 इसके सामने के स्तंभ मैट्रिक्स है। 9, 5 और 7 ये सामने वाली स्तंभ मैट्रिक्स है। ठीक है, x प्लस जेड वाई प्लस जेड कंफर्म कर लीजिए, सही है। चलिए अब तुलना कर दीजिए दोनों की, दोनों मैट्रिक्सों की संगत अवयव की तुलना करेंगे हम। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 व x प्लस जेड बराबर 5, इसके अलावा y प्लस जेड बराबर 7। सबसे पहले हम इस समीकरण 1 में इसको नंबर डाल देते हैं 2 और इसको डाल देते हैं 3। समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 2 में x और z का मान है 5, तो हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर में 9, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 9 माइनस 5 यानी 4। तो पहला आंसर मिला y बराबर 4। ठीक, नेक्स्ट पहले समीकरण में हम तीसरी समीकरण से मान रखेंगे। तो समीकरण 1 व 3 से x और y प्लस जेड की जगह रख देंगे 7 बराबर में 9 है, तो यहाँ से x का मान आपको मिल जाएगा कितना, 2। जब आपको x मिल गया y मिल गया तो z निकाला जा सकता है। तो समीकरण 3 से ही निकाल देते हैं हम z को, या 5 से निकाल लीजिए। चलिए समीकरण 2 से, 2 में हम x की जगह पे 2 रखेंगे, प्लस में z और बराबर में 5, तो z का मान आपको मिल जाएगा कितना, 3। तो ये आपके पास x y z के मान होंगे। ठीक, चलिए 7वां क्वेश्चन है, इसमें फिर से आपको समीकरण में दी गई है मैट्रिक्स की फॉर्म में, कह रहा है ABCD ज्ञात कर दीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इसी प्रकार के आपको एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 अंक के क्वेश्चन के रूप में या फिर 1 अंक के क्वेश्चन के रूप में जरूर मिलेगा। तो देखिए सेम वैसे ही जैसे पीछे करते आ रहे थे, तुलना करेंगे a माइनस बी, ये इक्वल होगा -1 के, इसके अलावा 2a माइनस बी ये इक्वल होगा 0 के, तथा आगे वाले पार्ट्स में आए तो 2a प्लस में c ये आपके पास बराबर है 5 के, व 3c प्लस में d ये बराबर होगा 13 के। इस प्रकार से 4 समीकरणें आपके पास आ जाएंगी, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले हम ab वाली पहली और दूसरी समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से इनको हम हल करेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। क्या करेंगे, b और b समान चिन्ह के हैं तो हम इन्हें घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का a बचेगा, b कट जाएगा और सामने -1 है, तो आपके पास पहली वैल्यू आ गई किसकी, a की। a का मान है वो प्लस में 1 होगा। ठीक, चलिए जब a मिल गया तो समीकरण 1 से b भी मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से a की जगह पर हम रखेंगे 1 माइनस बी बराबर -1, तो b की वैल्यूज आपको मिल जाएगी प्लस में 2। सरल करोगे तो a का पक्षांतर करना, इधर -2 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a का मान मिला, b का मान मिला। अब हम a के मान को उठा के समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 से a का मान हमारे पास 1 आया है, तो 2 गुणा 1 प्लस में c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 इट मीन्स 3, तो c बराबर 3। चलिए नेक्स्ट, जब c मिल गया है तो समीकरण 4 से आपको d भी मिल जाएगा। तो समीकरण 4 से c का मान पुट किया जाए तो 3 और प्लस में d बराबर में 13, तो d बराबर 13 और माइनस के हो जाएंगे 9, तो d का मान आ जाएगा
4। तो हम देखते हैं ABCD के मान हैं वो 1 2 3 और 4 प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स A Aij m/n एक वर्ग आव्यूह है। कब होती है वर्ग आव्यूह? जब आपके पास पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या है वो समान हो, यानी m और n दोनों कैसे हो, बराबर हो। तो m और n के बराबर होते, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होते ही मैट्रिक्स किस में बदल जाती है, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में बदल जाती है। तो ऑप्शन सी आपके पास आंसर होगा। 90वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। आप x और y के मानों के लिए यहाँ पे देखें तो देखो 3x प्लस में 7 इस अवयव के संगत है 0। तो यहाँ से जो x का मान हमें मिलता है वो मिलता है -7/3। जबकि एक और चौथा बिंदु है वो है 2 माइनस में 3x, ये बराबर है किसके, 4 के। तो यहाँ से -3x इक्वल टू हो गया है 2। तो x का मान मिलता है -2/3। देखो x के दो मान मिल रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स में मान यूनिक होना चाहिए था, अद्वितीय होना चाहिए था, दो नहीं आ सकते। इसलिए ऐसा संभव नहीं होगा कि एक ही मैट्रिक्स में अलग अलग जगह से x के अलग अलग मान प्राप्त हों, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर हल ज्ञात करना संभव नहीं है। इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। 10वां क्वेश्चन है, कहता है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगी 3/3 क्रम की, जिसमें आने वाली जो संख्याएं हैं यानी अवयव हैं वो 0 और 1 के द्वारा बने हुए हैं। इस चीज़ को समझ के देखिए। 3/3 क्रम की आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके पास 9 एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे 3/3 के में, 9 अवयव होंगे। अब कह रहा है कि इन स्थानों के ऊपर संख्याएं हैं वो 0 या 1 आ सकती हैं। तो कुल स्थान तो कितने हैं, 9 है, और अंकों की प्रविष्टि कितनी है, अंक हमारे पास केवल 2 ही हैं। तो हमने 11th क्लास में क्रमचय पढ़ा था। क्रमचय जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, या कहा जाए कि उस कंडीशन में जब आपके पास कोई एक वस्तु बार बार काम में ली जा सकती है, एक अंक बार बार काम में लिया जाए तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है। उस कंडीशन में फॉर्मूला होता था क्रमचय ज्ञात करने का n की पावर r, जहां n कुल वस्तुओं की संख्या और r चयनित की गई वस्तुओं की संख्या है। तो n कुल वस्तुओं की संख्या आपके पास केवल 2 है। आपके पास 2 ही नंबर हैं, कौन कौन से, 0 और 1। ठीक है, ये 2 आपके पास अवयव हैं जिनकी सहायता से आपको मैट्रिक्स बनानी है। और r क्या है, चयन किए जाने वाली। तो चयन करने के लिए हमारे पास स्थान 9 है, 9 जगह के लिए हमें चयन करना है। तो 9 स्थानों के लिए आपके पास r का मान 9 होगा। इसलिए कुल क्रमचयों की संख्या, जितने क्रमचय बनेंगे उतनी ही मैट्रिक्स बनेंगी। तो कुल क्रमचयों की जो संख्या होगी वो आपने पढ़ी है 11th में, n की घात r होती है। तो n का मान 2 है, r का मान 9 है। तो आपके पास मान आ जाएगा 512, यानी 0 और 1 की प्रविष्टि की सहायता से आप 3/3 क्रम की कुल 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसा ऑप्शन है डी। तो आपके पास आंसर हो जाएगा डी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आपके पास एक्सरसाइज 3.1 पूरी होती है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए। और हाँ, जितने भी इस साल NCERT पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 11th क्लास से प्रमोट होकर के 12th क्लास में आए हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कराइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपका सहयोग ही हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करता है, तो आपका साथ हमें लगातार चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।